हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज मैं आपका फ्रेंड, आपका टीचर मयूर आपके साथ हूँ एनर्जी टॉपिक के साथ, बिकॉज दिस इज द टॉपिक वेयर एवरी स्टूडेंट हैज सो मेनी डाउट्स, सो मेनी प्रॉब्लम्स, सो मेनी confusions, but not the perfect knowledge. So I am here to explain you the topic energy today. First of all, we discuss what is basically energy is. So if we talk about the definition, then we can say very easily the capacity to do work. We can very easily say that the capacity to do work is called the energy. But what does this statement means? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट की डेप्थ क्या है? डेप्थ का मतलब यह है कि अगर मैं किसी स्टूडेंट से कहता हूं कि कोई पर्टिकुलर वर्क, सपोज मैंने कहा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये 10 किलोग्राम मास का है. दिस 10 किलोग्राम मास ऑब्जेक्ट हैज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस. इस 10 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके यहां पहुंचाना है. एंड द डिस्टेंस दिस इज सपोज 10 मीटर. So for raising the object, the person, the student has to apply some force. इस ऑब्जेक्ट को रेस करने के लिए और वहां से यहां तक लाने के लिए कोई फोर्स लगाना पड़ेगा. और यहां पर हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट भी है. सो बेसिकली वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फॉर वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो जाएगा हमारे पास 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है. सो वी कैन से F is equal to mg, weight is equal to mass into gravity. अगर हम ग्रेविटी की वैल्यू 10 लेते हैं, the force will come 100 Newton and the displacement is 10 meter. So combinedly the work done by the student to move that object is 1000 joule. एक स्टूडेंट को एक बार इस ऑब्जेक्ट को यहां से 10 मीटर तक पहुंचाने के लिए 1000 जूल करना पड़ेगा. आप दोबारा उस स्टूडेंट से कहते हो कि इस पोजीशन से उठाकर यहां रख दो. Then the student again do the same work because the things are same. तो पहले उसने 1000 जूल वर्क किया, देन उसने 1000 जूल वर्क किया, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 2000 जूल. एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट गेट्स टायर्ड. The student will use the sentence, sir now my energy is exhausted. अब मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी है. इस सेंटेंस का मतलब क्या था? इस सेंटेंस का यह मतलब था वो स्टूडेंट 1000 जूल्स के दो वर्क एक साथ कर पा रहा था एक बार में. 1000 जूल के दो वर्क उसने एक बार में किए, तो इसी को कहेंगे उस स्टूडेंट की कैपेसिटी. कैपेसिटी टू डू वर्क मतलब क्लियर है, उस स्टूडेंट के पास 2000 जूल ऑफ एनर्जी कंजर्व थी, देन which that student has utilized, जिसे उसने कन्वर्ट कर दिया. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्क एंड एनर्जी. वर्क और एनर्जी ये हमेशा ध्यान रखिएगा, दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. वर्क और एनर्जी एक ऐसे टॉपिक हैं जिनमें बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस नहीं है. अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करूंगा, ऑब्जेक्ट पर अगर वर्क होता है, आपने इसको वर्क दिया, यू हैव गिवन सम वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट, सो इट्स एनर्जी विल इंक्रीज. इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज होगी. एंड इफ यू हैव टेकन आउट सम वर्क, अगर आपने ऑब्जेक्ट से कुछ वर्क ले लिया, देन इट्स एनर्जी विल बी डिक्रीज. तब उसकी जो एनर्जी होगी वो डिक्रीज होगी. जैसे कि सपोज आपने अपने घर पर एक बॉक्स को उठाकर किसी हाइट पर रख दिया. एक बॉक्स जो कि ग्राउंड लेवल पे था, ये ग्राउंड लेवल है और ये कबर्ड बना हुआ था. आपने बॉक्स को इस कबर्ड पे ले जाके रख दिया. इट मींस कबर्ड से उठाकर ये एच हाइट आप देख रहे हो, आपने बॉक्स को ग्राउंड सरफेस से उठाकर कबर्ड के ऊपर रखा. इट मींस यू हैव टू डू सम वर्क. विदाउट वर्क इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट अप टू अ हाइट. किसी भी बॉक्स को किसी हाइट तक उठाकर रखने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा. वही वर्क, द सेम वर्क विल बी स्टोर्ड इन दिस बॉक्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. वो वर्क जो आपने इस बॉक्स पर किया होगा, वो वर्क उस बॉक्स में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. जैसे कि हम लोग जब बो एंड एरो की बात करते हैं, तो ये जो एरो की स्ट्रिंग है, एरो की स्ट्रिंग को जब स्ट्रेच कर लिया जाता है,
महाभारत सीरियल में आपने देखा होगा या मूवीज में बाहुबली में आपने बहुत सारे ऐसे सीन्स देखे होंगे जिसमें बो एंड एरो का यूज किया जाता है। तो जब एक एरो की स्ट्रिंग स्ट्रेच की जाती है तो वहां पर क्या होगा, वी हैव टू डू सम वर्क ऑन द स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग पर कुछ ना कुछ वर्क करना होगा और वही वर्क उस स्ट्रिंग में एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विल कंजर्व, उसमें वो सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, देन ओनली इट कैन बी यूटिलाइज्ड इनटू अनदर फॉर्म। ओके, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी सेम तरह के टॉपिक्स हैं, इसीलिए वर्क की बात की जाए या एनर्जी की, दोनों की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज जूल। दोनों की एसआई यूनिट, वर्क की एसआई यूनिट भी जूल है और एनर्जी की एसआई यूनिट भी जूल होगी। बिकॉज एनर्जी कोई नया टर्म नहीं है, एनर्जी इज बेसिकली, अगर हम बहुत आसान शब्दों में कहें, बहुत इजी वर्ड्स में अगर हम बताएं, बट ये डेफिनेशन आप कोशिश करिएगा एग्जाम में मत लिखिएगा, मैं आपको समझाने के लिए तो ये बात बता दे रहा हूं, बट एग्जाम में तो हमारा टारगेट होता है कि हम प्रॉपर डेफिनेशन कीवर्ड्स के साथ लिखें, बिकॉज यू नो वेरी वेल इन ईच बोर्ड एग्जाम्स द कीवर्ड्स मस्ट बी काउंटेड। So we can say that the combination of work stored inside a person or inside a machine or inside anything is called its energy। किसी भी पर्सन में, किसी भी मशीन में जो भी वर्क, जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क स्टोर है वो उस पर्सन की या उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी कहलाता है। सो दिस इज द डिपेंडेंस ऑफ वर्क एंड एनर्जी, दोनों आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। इस समय मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, आई ऑल्सो नीड एनर्जी बिकॉज आई हैव टू मेक साउंड एनर्जी, मुझे साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, फॉर दैट आई हैव केमिकल एनर्जी इन माई बॉडी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मान लीजिए ब्रेकफास्ट किया, सो उस ब्रेकफास्ट से मुझे केमिकल एनर्जी मिली जो मेरी बॉडी के अंदर गई और फिर उसने ब्लड के साथ मिक्स होकर ऑक्सीजनेटेड करना, डीऑक्सीजनेटेड होना, देन द रेस्पिरेशन प्रोसेस, वो सब तो एक अलग बात है। बट हमें इतना समझना है कि जब मैंने खाना खाया तो मुझे केमिकल एनर्जी उस फूड से मिली और उसी केमिकल एनर्जी का रिजल्ट है कि मैं बोल पा रहा हूं। अगर मैं इमेजिन करूं कि 4-5 दिन मैं कोई भी फूड ना टेक, मतलब कोई भी खाना ना खाऊं, कोई भी चीज ना पीऊं, बिल्कुल मैं ब्लैंक रहूं, तो क्या मैं एक लेक्चर कैरी कर पाऊंगा, क्या मैं एक लेक्चर आपको दे पाऊंगा? इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज तब मेरे पास एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, मेरे पास कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क नहीं रहेगा। तब मुझसे कहा जाए एक हल्का सा भी ऑब्जेक्ट उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दो, मैं नहीं कर पाऊंगा। सो इट इज नॉट लाइक दैट वी आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन आवरसेल्व्स, हम अपने अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर जस्ट द कन्वर्टर्स ऑफ एनर्जी, हम सिर्फ एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। खाना खाते हैं हम, उसमें में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब केमिकल्स हैं। अगर केमिस्ट्री में आप पढ़ो तो इनका स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है, सभी हमारी बॉडी के लिए किसी ना किसी तरह से यूजफुल हैं। तो वो केमिकल एनर्जी हमें मस्कुलर एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए प्रिपेयर करती है। देन वी take the functions, we do the works according to our muscles। हाथों से हाथों का काम होता है उठाने का चीजों को, पैरों से चलने का काम होता है, किक करने का काम होता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें हमारे लिए तभी पॉसिबल होंगी जब हमारे बॉडी में केमिकल एनर्जी होगी, देन ओनली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मस्कुलर एनर्जी, देन दैट मस्कुलर एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये बात ध्यान रखना है हमें कि वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी, वी आर जस्ट द कन्वर्टर्स, और वी कैन से वी आर जस्ट द ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ एनर्जी। सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहीं से जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो बन जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना ही तो कोई प्रोड्यूस कर सकता है और ना ही कोई खत्म कर सकता है। अब जैसे ये मैं साउंड एनर्जी जो बोल रहा हूं, ये पूरे एनवायरनमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, जो भी पार्टिकल्स रास्ते में पड़ रहे हैं वो सब इस एनर्जी को लेकर वाइब्रेशंस करते जा रहे हैं और उन वाइब्रेशंस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो वो साउंड एनर्जी पूरे एनवायरनमेंट में फैल गई है, पूरे एनवायरनमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। दैट विल नेवर एंड्स, वो कभी खत्म नहीं होगी, सिर्फ कन्वर्ट होती जाएगी। So you have to make sure, you have to take one point in your mind that energy cannot be produced nor it can be destroyed. It can only be transformed from one form to another. This is called as law of conservation of energy. One more thing which I want to tell you regarding work and energy. Work
अगर मान लीजिए आपने कोई भी वर्क किया, उस वजह से उस ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, सो इट डजंट मीन दैट आपका वर्क हुआ ही नहीं. यस, योर वर्क इज डन, बट वी कैन से दैट कि अगर मान लीजिए हमारे पास, हमारे सामने ये 1000 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट रखा है, आपने इस पर फोर्स लगाया बहुत सारा, 100 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया आपने जब 1000 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर, तो इसका मतलब क्लियर है, ये है 1000 किलोग्राम. सो अगर हम इसका वेट निकालें तो 1000 इंटू 10 कितना आ रहा है, इट विल बिकम 10,000 न्यूटन. इसका मतलब क्लियर है, 1000 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए हमें मिनिमम 10,000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा वो तो इसका आइडेंटिकल प्रॉपर्टी ही हो गई, इसका मास इतना है तो इसका वेट इतना आएगा, और आप लगा रहे हो 100 न्यूटन का, तो उस कंडीशन में वो डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा, और डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा तो इस फॉर्मूले से W इज इक्वल टू F इंटू एस अगर हम अप्लाई करते हैं, तो फोर्स की वैल्यू भले ही कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क की वैल्यू जीरो हो जाती है. सो एट दैट प्लेस वर्क इज जीरो. सो वी कैन नॉट से दैट कि ऑब्जेक्ट में एनर्जी नहीं है. ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी थी, लेकिन वो एनर्जी सिर्फ थी 100 न्यूटन के इक्वल, 100 न्यूटन के फोर्स के इक्वल. सो वी कैन नॉट से दैट एनर्जी इज नॉट देयर. एनर्जी इज देयर, बट दैट एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्प्लेस दिस ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करा सके इतनी एनर्जी नहीं थी. it has energy but it is not sufficient energy to displace the object. तो इसलिए आपको जो भी एग्जांपल्स अपने आसपास मिलते हैं, आप जिन भी एग्जांपल्स को लेते हो, अगर वहां पर कभी किसी फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट में किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, देन यू कैन से दैट वर्क इज जीरो एट दैट प्लेस. बट उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी जीरो है ऐसा नहीं, वहां पर एनर्जी तो है, बट उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर पाए उसके इक्विवेलेंट नहीं है. तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है. मतलब हम अगर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ उस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, वो टॉपिक जिन दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है उनको भी हमें ध्यान में रखना है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड एनर्जी. वर्क you know very well, when you apply force the object displaces, this makes work. अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट शो किया, तो इसका मतलब क्लियर है वहां पर वर्क हुआ है. और अगर किसी ऑब्जेक्ट में कई सारे वर्क करने की कैपेबिलिटी है, इट मींस दैट ऑब्जेक्ट और दैट पर्सन हैज सम एनर्जी. उस ऑब्जेक्ट या उस पर्सन के पास एनर्जी है. एंड आई नो दैट कि आप लोग में से ये टॉपिक तो सभी लोग क्लास 6 से ही पढ़ना शुरू कर देते हो, बट फिर भी ये सारी बातें मैं आपको बेसिक लेवल पर इसीलिए बता रहा हूं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं. मैं बहुत ज्यादा आपसे डेप्थ में बात नहीं करूंगा, मैं बहुत ज्यादा आपको इधर उधर की बातें नहीं बताऊंगा, इधर उधर के हैवी टर्म्स नहीं यूज करूंगा, बिकॉज जैसा कि मैंने अब शुरू किया है इस सीरीज में, मैं सिर्फ आपको कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स देकर टॉपिक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करूंगा मैं आपके, जिससे कि आपको कि कहीं पर भी जब एग्जाम में आप बैठे हो तो आप अपने लेवल के हिसाब से आंसर तो, कीवर्ड तो कलेक्ट करके जाओगे घर से तैयारी करके, लेकिन जब आपके पास कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो फिर वहां पर आपको परेशानी ना हो. तो इसलिए मैंने यह सीरीज शुरू की है, एंड आई होप सो ऑल ऑफ यू विल फॉलो माय गाइडलाइंस. सो नेक्स्ट थिंग हम लोग पढ़ते हैं, जो एनर्जी है इसके फॉर्म्स होते हैं. एनर्जी हैज सो मेनी फॉर्म्स, बहुत सारे. अगर मैं यहां पे लिखना भी शुरू करूंगा तो शायद मैं पूरे लिख भी ना पाऊं. जैसे कि हमें जो सन से एनर्जी मिलती है, दैट विल बी सोलर एनर्जी. द एनर्जी विच कैन बी गेट फ्रॉम द केमिकल्स, दैट इज केमिकल एनर्जी. द एनर्जी विच वी कैन गेट फ्रॉम द रनिंग वाटर, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रो एनर्जी. द एनर्जी विच वी कैन gain from the nucleus, that will be called as nuclear energy. The energy which we can gain with the help of any machine, that is mechanical energy. So energy has so many types, so many forms, और रोज रोज हमें इसके नए फॉर्म्स, साइंटिस्ट लगे भी हुए हैं, काफी सारे नए फॉर्म्स मिल जाते हैं हमें. तो एनर्जीज जो हैं ये सब एक दूसरे के कन्वर्टेबल होती हैं. बट जो हम लोग सिलेबस में पढ़ते हैं, जो हम लोग वर्ड पढ़ते हैं, पहला काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल, ये एनर्जी के फॉर्म्स नहीं है बेटा. काइनेटिक और ये जो पोटेंशियल हम लोग पढ़ रहे हैं, दीज आर बेसिकली द फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी.
ये किसी भी मशीन की एनर्जी के दो फॉर्म्स हैं जो मैंने यहां पर लिखी है। तो याद रखिएगा, एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, सोलर, केमिकल, न्यूक्लियर, साउंड, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, बहुत सारे। लेकिन अगर हम बात करें काइनेटिक और पोटेंशियल की, सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी के ये फॉर्म्स हैं। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी कैरीड बाय एनी मशीन और एनी पर्सन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। इसके दो फॉर्म्स होते हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। यू नो वेरी वेल, काइनेटिक वर्ड का मतलब ही होता है मूवेबल। सो द एनर्जी कैरीड बाय द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट विल बी द एनर्जी कैरीड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द मोशन। चल रहा है ऑब्जेक्ट, उसके पास इसका मतलब कुछ एनर्जी है, वो एनर्जी कहलाएगी काइनेटिक। और ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, रुका हुआ है, इट हैज पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी के दो टाइप्स होते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट की दो तरह की सिचुएशंस होती हैं, या तो ऑब्जेक्ट की आपने पोजीशन चेंज की है, तो अगर आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज की है तो उसके अंदर जो एनर्जी कैरी हो जाएगी वो कहलाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और अगर आपने ऑब्जेक्ट के शेप या फिर साइज में चेंजेस किए हैं, जैसे कि एक रबर बैंड, तब उसमें जो एनर्जी डेवलप हो जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज होती हैं जो पोटेंशियल का टाइप है। काइनेटिक में तो कोई ऐसा खास टाइप नहीं है। काइनेटिक एनर्जी में अगर हम टाइप्स की बात करें तो बेसिकली बस ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो अलग अलग तरह से हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट की मोशन रोटेशनल टाइप की है तो जो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी उसे हम कहेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर ऑब्जेक्ट का जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेशंस कर रहे हैं, तब जो काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट कैरी करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है, देन द एनर्जी कैरीड बाय इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये सब एनर्जी के टाइप्स हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो आपको डिफरेंस क्लैरिफाई होना चाहिए। ये इधर जो मैं बता रहा हूं, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और यही हमारे सिलेबस में हम लोग को ज्यादा इनके बारे में पढ़ना होता है। काइनेटिक एनर्जी जैसा कि हम लोग जानते हैं, हाफ mv²। इसका फॉर्मूला ये इसीलिए है बेटा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू मास एंड काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू वेलोसिटी। लेकिन अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो इसका फॉर्मूला होता है mgh, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं। ये मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट पर डिपेंड करती है। तो ये था पूरा वीडियो आज एनर्जी और वर्क से रिलेटेड। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं और भी इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए आगे के लिए। बाकी आप खुद समझदार हो। थैंक यू।